बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा और कुछ लोगों ने उससे देखा भी होगा, ऑब्ज़र्व भी किया होगा कि मरी में बहुत से लोग और कम से कम जो 20 लोग हैं वो गाड़ियों के अंदर मर गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो गाड़ी के अंदर कैसे मर गए। क्या उसमें बेसिक रीज़न उनको ठंड लगना थी या कोई और रीज़न थी जिसकी वजह से वो गाड़ी के अंदर मर गए। और इसके अलावा भी बहुत से वाक़यात हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में होते रहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने घरों में हीटर चलाया हुआ था, तो रात को वो हीटर चला के सोए और सुबह के वक्त उनकी डेड बॉडीज़ मिली हैं। तो इसके अलावा कुछ और ऐसे वाक़यात भी होते हैं, जैसे कुछ लोगों ने अपना जो होता है बिलखसूस जनरेटर बिजली पैदा करने के लिए, तो वो भी अपने कमरे में लगाया होता है और सुबह के वक्त वो भी लोग मुर्दा हालत में पाए जाते हैं। तो इसके पीछे कौन सी साइंस इन्वॉल्व है और बायोलॉजी कैसे इसको डील करती है। तो एक बायोलॉजी का उस्ताद होने के नाते मैंने मुनासिब समझा कि ये रफ़ाए आमा या पब्लिक आमा की एजुकेशन जो है उसको मैं आम करने के लिए थोड़ा सा आपको बता दूं। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इस दुनिया के मुताबिक एडजस्ट क्यों नहीं हो पा रहे और आए रोज़ हमारे साथ क्यों ऐसे वाक़यात पेश आते हैं। इसके पीछे बहुत से मुहर्रकात हैं और इसके पीछे जो सबसे बड़ा मुहर्रक है वो हमारी जहालियत है और हमारी कम इल्मी है। अब जहालियत का मतलब ये नहीं होता है कि बिल्कुल एक बंदे ने कुछ पढ़ा भी नहीं होता। बाज़ औक़ात एक पढ़ा लिखा शख्स भी जाहिल होता है किसी ख़ास वाक़या या नॉलेज के लिहाज से। जैसे अगर मुझे मरीख़ के बारे में कोई इल्म नहीं है तो मैं उसके लिहाज से जाहिल हूँ, क्योंकि मुझे मरीख़ का इल्म नहीं है। तो जाहिल का मतलब होता है जिसको उसकी किसी चीज़ के बारे में इल्म न हो। और बेसिक जो इन प्रॉब्लम्स के पीछे वजूहात हैं वो ये हैं कि हम में से अक्सर लोग बायोलॉजी इसलिए नहीं पढ़ते चूँकि वो बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं होते हैं, उनका तल्लुक़ प्री मेडिकल से नहीं होता है। और इसके अलावा बहुत से लोग जो बायोलॉजी इसलिए भी पढ़ते हैं वो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं और उनको बायोलॉजी में अच्छे नंबर लेने होते हैं और वो डॉक्टर बन जाते हैं। और फिर अनफॉर्चुनेटली ये पढ़ने के बाद जब वही चीज़ें जब उनको डेली लाइफ में अप्लाई करने की बात आती है तो सारे लोग उस लिहाज से जाहिल बन चुके होते हैं, चूँकि हमने तालीम का मकसद सिर्फ ये समझ लिया है कि तालीम सिर्फ उस चीज़ की हासिल करो जिसमें आपको एक जॉब मिल सके। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके पीछे फ़िलासफ़ी बताता हूँ। ये बायोलॉजी हर एक इंसान को सीखनी चाहिए, चूँकि आपकी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात रोनमा होते रहते हैं और आपकी पूरी ज़िंदगी जो डेली लाइफ है ये बायोलॉजी के ऊपर ही बेस कर रही होती है, बिलखुसूस जिसका तल्लुक़ लिविंग चीज़ों से। आप सांस क्यों लेते हैं, इंसान मर क्यों जाता है, मरने के पीछे कौन से मुहर्रकात होते हैं। जैसे अभी मरी का वाक़या हुआ, तो आपको मैं बता दूं कि इंसान की जो डेथ है उसके डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं और जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि और जब भी आपके ब्रेन या दिल को ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाए या ऑक्सीजन एनर्जी मिलना बंद हो जाए तो आपकी डेथ फौरी हो जाती है। अब सवाल ये होता है कि ऑक्सीजन की एनर्जी की ज़रूरत क्यों पेश आती है। ज़ाहिर है उसको काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये एनर्जी वो कैसे हासिल करते हैं, वो हमेशा ऑक्सीजन को यूज़ करके एरोबिक रेस्पिरेशन करके एनर्जी हासिल करते हैं। इसलिए अगर 1-2 मिनट के लिए भी इनको एनर्जी की सप्लाई नहीं मिलेगी तो आपकी डेथ हो जाएगी। अब ये एनर्जी की सप्लाई बहाल रखने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि आप उसको कांस्टेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करते रहें। अब ये कांस्टेंट ऑक्सीजन सप्लाई करना किसका काम है, ये ब्लड का काम होता है। और ब्लड ऑक्सीजन कहाँ से लेगा, वो लंग्स फेफड़ों के ज़रिए हवा से ले रहा होता है। अब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कैसे जाती है, इसके पीछे वो साइंस इन्वॉल्व है जिसको मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। हमारे ब्लड में जो रिस्पायरेटरी पिगमेंट होते हैं वो हीमोग्लोबिन है, वो जो ऑक्सीजन को पकड़ के जिसकी वजह से आपके खून का रंग सुर्ख होता है। तो ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ के आपके सेल तक ले जाता है और सेल से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के, और इसके अलावा प्लाज्मा भी होता है, ब्लड प्लाज्मा पकड़ के वापस लंग्स तक लाते हैं और हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। अब होता यह है कि हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है, बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी ये कितना बाइंड करता है, वो सबसे ज़्यादा जो एफिनिटी रखता है ना, सबसे ज़्यादा चाहत हीमोग्लोबिन की जिसकी होती है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड इंतहाई जहरीली गैस है। उसकी रीज़न यही होती है, क्यों जहरीली है, क्योंकि हमारा जिस्म के अंदर हीमोग्लोबिन है वो इसके लिहाज से बहुत ज़्यादा रग़बत रखता है, एफिनिटी रखता है।
अब होता यह है कि जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड अवेलेबल होगी थोड़ी सी भी, तो आपके ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा किसको बाइंड करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड को। बेशक ऑक्सीजन एक्सेस में भी पड़ी है, लेकिन वो ऑक्सीजन को छोड़कर कार्बन मोनोऑक्साइड को ज्यादा प्रेफर करेगा, क्योंकि उसकी एफिनिटी उसके साथ ज्यादा है। इसके बाद उसकी एफिनिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और सबसे लीस्ट एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के साथ। अब जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा होगी तो ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर लेती है, और ये हीमोग्लोबिन को छोड़ती ही नहीं है, इसकी एफिनिटी सबसे स्ट्रांग होती है। तो ये हीमोग्लोबिन को नहीं छोड़ती, तो आपकी ब्लड के अंदर जितना भी हीमोग्लोबिन होता है वो स्लोली स्लोली भर चुका होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। कार्बन मोनोऑक्साइड उसके साथ स्ट्रांगली बाइंड हो चुकी होती है। अब चूंकि जिस चीज़ ने ऑक्सीजन सप्लाई करनी थी हीमोग्लोबिन, वो सारा फिल हो चुका है कार्बन मोनोऑक्साइड से, तो आस्ता 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 से आपके ब्रेन को सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कम होती जाएगी, जिससे उसमें एनर्जी प्रोडक्शन कम होती जाएगी। तो आपका ब्रेन स्लो काम करते 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 बिल्कुल आस्ता आस्ता आप नींद बेहोशी की हालत में, और फिर जब मुकम्मल एनर्जी की सप्लाई बंद हो जाएगी तो आप मुकम्मल बेहोश हो जाते हैं, और जब ऑक्सीजन मुकम्मल बिल्कुल ख़त्म होगी तो आस्ता आस्ता ब्रेन सेल की डेथ हो जाती है, और आप सुबह मुर्दा हालत में पा जाते हैं। आपको पता ही नहीं चलता आप मर गए, क्योंकि वो ब्रेन आस्ता आस्ता आप सोए हुए हैं। अब ब्रेन ऑलरेडी चूंकि वो तकरीबन वो डॉर्मेंट हालत में, कुछ उसके पार्ट काम कर रहे हैं, तो एनर्जी जैसे जैसे कम होती है, कोई ब्रेन आस्ते आस्ते मरना शुरू हो जाता है, तो आप सोए सोए मर जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता, तकलीफ भी नहीं होती है ऐसा जिसमें। अब होता ही है मरी वाले वाक़े में, या गैस सिलेंडर, या जहाँ पर भी आप कोई बर्निंग हो रही है, फ्यूल जल रहा है, तो वहाँ पर अगर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर वेंटिलेशन मीन हवा बाहर से आपके कमरे में नहीं आ रही है, आपकी गाड़ी में नहीं आ रही है, तो क्या होगा कि आप वहाँ पर जो मौजूद ऑक्सीजन है वो कंज्यूम होती जाएगी। तो एक वक्त ऐसा आएगा जब सारी जो ऑक्सीजन कंज्यूम हो चुकी है, और उसके अंदर ऑक्सीजन कम रह जा रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है। फिर जब ऑक्सीजन कम रह जाती है तो लो ऑक्सीजन सप्लाई में जो बर्निंग होती है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जब भी लो ऑक्सीजन की सप्लाई होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा पैदा होगी, और जब कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ने लगती है तो आपके हीमोग्लोबिन के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है। आप आस्ता आस्ता से स्लो नीम बेहोश हालत में, फुल बेहोश, और आस्ता से आपकी डेथ हो जाती है, आपको पता ही नहीं चलता। रात को के भले आप सोए और सुबह आपकी मुर्दा हालत में पाए गए हैं। तो मरी में वाकई में भी ऐसा ही हुआ कि जब भी जैसे ही वो बर्फ़ पड़ गई, पूरी गाड़ी वो बर्फ़ से कवर होगी, उसका आगे जहाँ से वो हवा लेती है उस पर भी क्या आ गई, वो बर्फ़ आ गई, खिड़कियाँ सारी बिल्कुल मुकम्मल बंद करके लोग सो गए सर्दी से बचने के लिए। तो जैसे ही वो पूरी एयर टाइट होगी गाड़ी, चूँकि उसकी जहाँ से वो ऑक्सीजन हवा लेनी थी वो जगह भी, यानी हर तरह के सुराख उसका बंद हो चुका है। अब जो हवा उसके अंदर मौजूद थी गाड़ी के अंदर, वही उसके इंजन ने भी यूज़ करनी थी, और चूंकि उन्होंने हीटर ऑन किए हुए थे, तो हीटर ऑन करने की वजह से क्या हुआ कि अब ऑक्सीजन कंज्यूम होती जाएगी, कम ऑक्सीजन जब रह जाएगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनना शुरू हो जाती है। अब और ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या काज करती है, उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाती है, उनको बेहोशी की हालत में ले जाती है, और आस्ता आस्ता उनकी डेथ भी हो जाती है। अब इसलिए ज़रूरी है कि प्रॉपर वेंटिलेशन घर में भी ज़रूरी होती है। सर्दियों की हालत में वेंटिलेशन मस्ट रखें, कोई ना कोई जगह ज़रूर रखें जहाँ से फ्रेश हवा अंदर आए, और जो आपके अंदर की हवा है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा हैं वो बाहर आप, तो ये वेंटिलेशन बड़ी ज़रूरी होती है। तो इसलिए अगर आप कहीं बर्फ़ में फंस जाते हैं तो कोशिश करें कि आप खिड़की को थोड़ा सा खोल के रखें, और खिड़की के जहाँ से वो खुली है बर्फ़ ना जमना, हवा की क्रॉसिंग थोड़ी सी ज़रूर रखें, थोड़ी सी हवा की क्रॉसिंग, तो फिर आपकी डेथ नहीं होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखने। इसी तरह से अगर आपको जलने वाली चीज़, ये हदीस से मुबारक भी है कि रात के वक्त, या हदीस से मुबारक का उसका साइंटिफिक मैं आपको उसकी साइंस बता रहा हूँ कि रात के वक्त कोई भी चीज़ जलती हुई ना छोड़ें। उसके पीछे भी साइंस यही होती है। आप कमरे एयर टाइट कमरा आपने रखा हुआ है, तो सर्दी से बचने के लिए आपने वहाँ पर हीटर जला लिया, तो वो ऑक्सीजन सारी कंज्यूम हो जाएगी, आस्ता से कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होना शुरू हो जाएगी, तो और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड आप भी पैदा कर रहे हैं, तो इसकी वजह से आपको सफोकेशन से आपकी डेथ हो जाएगी। और यही काम मरी वाले वाक़े में भी हुआ। तो इसलिए याद रखें कि बायोलॉजी को सिर्फ रट्टा ना लगाएं, बायोलॉजी को इस वजह से ना छोड़ें कि ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। बायोलॉजी को मस्ट आप समझें और इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करें, तभी आप अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हैं तो काइंडली इनको आप स्प्रेड कर दें, इस वीडियो को शेयर कर दें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मैं आपको बायोलॉजी को आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में
किस तरह से इसको यूज़ करेंगे वो ज़रूर आपको सिखाता रहूँगा, और कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा जो आपकी ज़िंदगी को आसान बना सकती हैं और आपको किसी बड़े हादसे से बचा सकती हैं। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बी एजुकेटेड, बिहेव एजुकेटेड टू डेवलप अ एजुकेटेड सोसाइटी। खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।